अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक नंबर 130 तक कवर किया था, तो आज 131 से स्टार्ट करते हैं। ये इसमें है एक स्टेटमेंट, उसको हमने प्रूफ करना है। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विल बी कंजर्व। कि अगर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो इसका जो सिस्टम का मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, मीन्स उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट हमने प्रूफ करनी है। सपोज वी हैव सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स इन मोशन। हमारे पास सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि मूव कर रहे हैं अंडर फोर्स। दिस विल बी टू टाइप ऑफ फोर्सेज। उस पर दो तरह की फोर्सेज एक्ट करेंगी। फर्स्ट वन इंटरनल एंड सेकंड वन एक्सटर्नल। ये दो तरह की फोर्सेज होंगी जो उन पार्टिकल्स पे एक्ट करेंगी। अब सपोज देयर इज एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स का पहले जिक्र करते हैं, वो है F1 F2 F3 अप टू सो ऑन Fn। क्योंकि n टाइप के पार्टिकल्स हैं हमारे पास, उस पर डिफरेंट टाइप के फोर्सेज, एक्सटर्नल फोर्सेज हर पार्टिकल पे एक्ट करेंगी, ठीक है, एक्टिंग ऑन रिस्पेक्टिव पार्टिकल। इन एडिशन देयर में बी इंटरनल फोर्सेज। उसके साथ उन पर उनके जो बिटवीन पार्टिकल्स के बिटवीन इंटरनल फोर्सेज भी होंगी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम। के सिस्टम में जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के दरमियान में इंटरनल फोर्सेज भी एक्ट करेंगी। वी सपोज फर्दर दैट इंटरनल फोर्स सेटिस्फाई न्यूटन थर्ड लॉ। कि जिनके दरमियान में इंटरनल फोर्सेज हैं वो न्यूटन थर्ड लॉ को मतलब सेटिस्फाई करेंगी। थर्ड लॉ क्या होता है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। कि एक पार्टिकल अगर कोई फोर्स अप्लाई करता है सेकंड पार्टिकल पर, तो सेकंड पार्टिकल भी फर्स्ट पार्टिकल पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। मतलब हर जो एक्शन है उसका एक रिएक्शन होता है। यही होता है न्यूटन थर्ड लॉ। इंटरनल फोर्सेस बिटवीन पेयर ऑफ पार्टिकल्स आर इक्वल एंड अपोजिट। कि जो उनके दरमियान में इंटरनल फोर्सेस होती हैं, दो आपके पास पार्टिकल्स हैं, उनके दरमियान में जो इंटरनल फोर्स होगी वो इक्वल भी होगी बट वो अपोजिट होगी। फर्स्ट वाला सेकंड पे अप्लाई करेगा, सेकंड वाला फर्स्ट पे अप्लाई करेगा, तो वो इक्वल तो होंगे लेकिन वो अपोजिट होंगी, मीन उनका साइन चेंज हो जाएगा। ये उन्होंने स्टार्ट में थोड़ा इंट्रो दिया है कि डिफरेंट टाइप के हमारे पास पार्टिकल्स हैं, उस पर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह की फोर्स एक्ट करेंगी। जो एक्सटर्नल फोर्सेज होंगे वो F1 F2 F3 अप टू सो ऑन Fn, कोई भी फोर्स हो सकती है। जो इंटरनल फोर्सेज होंगी वो दो पार्टिकल्स के दरमियान में एक्ट करेगी और वो न्यूटन थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करेगा। कि न्यूटन थर्ड लॉ में जैसे हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो इसी तरह पार्टिकल जिस पर फोर्स अमल करेगी, जो दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेगा तो दूसरे वाला जो पार्टिकल होगा फर्स्ट पे वही वाली फोर्स अप्लाई करेगा, और वो जो फोर्स होगी वो इक्वल भी होगी और वो अपोजिट भी होगी। तो इसको उन्होंने जैसे पहले इस फॉर्म में लिखा है कि FJI आपके पास कोई पार्टिकल है, इंटरनल फोर्सेस पर अमल कर रही है, माइनस FIJ इंटरनल। मीन अगर ये देखें उन्होंने ये बोला कि इक्वल तो हैं, मीन इनका क्या है, ये अपोजिट है, मीन इनका साइन चेंज है। ये अगर पॉजिटिव है तो ये वाली क्या है, नेगेटिव है। इसको आप लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं FI एक्सटर्नल प्लस, क्योंकि जो टोटल फोर्स है वो किसके इक्वल है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो पहले उन्होंने एक्सटर्नल लिखा, फिर उन्होंने इंटरनल लिखा। इंटरनल के साथ उन्होंने ये सम वाला साइन यूज़ किया क्योंकि वो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं और डिफरेंट टाइप की वो फोर्स एक दूसरे पर अप्लाई कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई उन्होंने यहाँ पे J अप्रोचेस टू 1 to N, ठीक है, ये J इज इक्वल टू 1 to N ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे उन्होंने इंटरनल फोर्स लिखा हुआ है कि ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये क्या है, इंटरनल फोर्स है। और न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्सेज होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं, MA के इक्वल होती हैं। यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हमारे पास बहुत तरह के पार्टिकल्स हैं, मतलब इनके से एक नेम नहीं है कि M1 A1 कर दें, M2 A2 कर दें, फिर M3 A3। तो जस्ट यहाँ पे इसको I का नेम दे दिया है MI AI, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, आपको पता है कि MA किसके इक्वल होता है, dV/dt। तो ये MV किसके इक्वल होता है, आपको पता है ये मोमेंटम होता है, और ये जो साथ जो डेरिवेटिव वाला साइन है इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे इसके ऊपर डॉट लगा दी है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मोमेंटम। अच्छा नेक्स्ट है जी F एक्सटर्नल प्लस। उन्होंने इस फॉर्म को ना इस तरह लिख दिया IJ में, FIJ इंटरनल, फिर MIA उसी तरह इसको बस लिख दिया, एक्सप्लेन करें बस यहाँ तक भी आप कर देंगे तो आपका ये ठीक हो जाएगा। यहाँ पे जो F एक्सटर्नल है वो डोनेट करता है टोटल फोर्स ऑफ सिस्टम के, टोटल जो फोर्सेज हैं सिस्टम पर वो ये वाली हैं, ठीक है। इससे आगे भी था लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता, तो इतना ज़्यादा लेंथी तो पेपर में नहीं लिखा जा सकता, तो आप इतना भी कर देंगे तो आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, वर्चुअल के पेपर में एक जो चीज़ होती है वो ये होती है कि वो ज़्यादा लेंथी चीज़ें पेपर में नहीं देते। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम शॉर्ट होते हैं और आप इतना ज़्यादा टाइप नहीं कर सकते। तो फोकस कीजिएगा कि जो छोटे थ्योरम्स हों, जो छोटी एग्जांपल्स हों, जो मैक्सिमम एक पेज पे आ रही हो, तो उन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास
मॉड्यूल नंबर 132 ये सब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके लॉन्ग में या शॉर्ट में ये मस्ट आता है। इसमें हमें एक डाटा गिवन था, हमारे पास एक पार्टिकल है ए और एक पार्टिकल है बी, ठीक है। जो वेलोसिटी है ए पार्टिकल की बिफोर कोलिजन वो ये है, ठीक है, और जो वेलोसिटी है ए पार्टिकल की आफ्टर कोलिजन वो ये है। फिर उसके बाद वेलोसिटी ऑफ बी पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल है बी, उसकी बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ये है, उसकी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी हमने बतानी है, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने हमें मैस भी दिया हुआ है कि जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका मैस है 6 किलोग्राम और जो सेकंड पार्टिकल है उसका मैस है 4 किलोग्राम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहते हैं m1u1 प्लस m2u2, ये बिफोर कोलिजन है और आफ्टर कोलिजन m1v1 प्लस m2v2। अब हमें मैस भी गिवन था, u1 भी गिवन है। ये u1 हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए बिफोर कोलिजन, तो ये हमारे पास 5 है। फिर m2 लिखना है, फिर u2 लिखना है, फिर m1v1 प्लस m2v2 हमने बताना है। ये वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन ये हमने, वेलोसिटी बी आफ्टर कोलिजन ये हमने बताना है v2। ये सब कुछ हमने लिखा, यहाँ से हमने क्या करना है, v2 को सेपरेट करना है। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लें, यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास 9 आंसर आएगा इज इक्वल टू 4v2। अब यहाँ से v2 को सेपरेट करना है तो ये 4 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 9/4 ये इसका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह की एक और एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास मैस हमें गिवन है m1 8 किलोग्राम, m2 हमने बताना है। वेलोसिटी ऑफ ए बिफोर कोलिजन ये भी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ बी बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन, ये सारी वैल्यूज हमें क्या है यहाँ पे गिवन है। हमने क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यहाँ अप्लाई करना है। वो लिखने के बाद यहाँ पे सिंपल वैल्यूज़ को पुट करना है, m1 की, v1 की, m2 की जगह m2 ही लिखना है, फिर v2 की वैल्यू, इस तरह m1 v1 और m2 की वैल्यू को सेपरेट ऐसे ही लिखना है, m2 और v2 की वैल्यू। यहाँ पे देखें जो सिंपल ये वाली वैल्यू है, ये जिसको हम सोल्व कर सकते हैं इसकी वैल्यू, इनको सेपरेट कर लें और m2 की वैल्यू को एक साइड पर सेपरेट कर लें। यहाँ पे उन्होंने पहले सारी वैल्यू को एक साइड पे लेफ्ट साइड पे लेके आए हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 कर दिया है। करने के बाद उन्होंने यहाँ से m2 को क्या किया है, कॉमन लिया है। m2 के अंदर की जो वैल्यूज़ थी ये वाली वैल्यू और 3j वाली वैल्यू, इसको सॉल्व किया है। और यहाँ से डिफरेंट वैल्यूज़ थी जिनके साथ मतलब -8i प्लस 3 प्लस 16i माइनस 16j, इनको सॉल्व करने के बाद ये वाला आंसर आया है 8i प्लस 16j, और इसका आंसर है -0.8i प्लस 16j। m2 को यहाँ से सेपरेट करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ इधर आ जाएंगी। सिंपल इसको बस ये किया है, तो इसके बाद हमारे पास ये m2 यही वाला हमारा क्या है, इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम पोजीशन वेक्टर r एंड लिनियर मोमेंटम p इज डिफाइंड एज r क्रॉस p, ठीक है। r क्रॉस p मोमेंटम को और पोजीशन वेक्टर r को, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, हमारे पास क्या आता है, एंगुलर मोमेंटम आता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। अब इसका हम लिखेंगे मैथमेटिकली फॉर्म में, इसको आपने कैसे लिखना है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r i क्रॉस पी आई, ठीक है। पी की जगह आपको पता है कि ये मोमेंटम होता है तो हम इसकी जगह mvi लिख सकते हैं। v फिर आपको पता है कि v किसके इक्वल होता है, r ओमेगा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह ये लिखेंगे ri क्रॉस mi को हमने सेपरेट किया, vi की जगह हमने लिखना है wi मल्टीप्लाई ri, क्योंकि ये r ओमेगा के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, mi यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो mi को स्टार्ट में लिख लिया। अब यहाँ पे ri मल्टीप्लाई ओमेगा i मल्टीप्लाई ri, इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिया। अब आपने क्या करना है, तीनों है क्रॉस प्रोडक्ट के, तो इनके में ब्रैकेट को कैसे ओपन करना है, सबसे पहले आपने mi लिखना है, mi लिखने के बाद ri इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है, ri और इसको बाहर लिख दिया ओमेगा, फिर माइनस का साइन लगाना है। फिर आपने क्या करना है, अब आपने इस ri को इसके साथ मल्टीप्लाई, पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको बाहर लिखना है, अब आपने इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट लेके इसको बाहर लिखना है, ठीक है। ये 3 है ना, पहले इसको इसके साथ करने के बाद डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद ओमेगा को बाहर निकाल देना है, माइनस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद इसको बाहर निकाल के लिख देना है, और ये mi स्टार्ट में ही रहेगा। अब ये दोनों क्या है, ये पैरेलल वेक्टर्स नहीं है, अगर ये पैरेलल होती तो l क्या होता, ओमेगा पे पैरेलल होता है। लेकिन जस्ट अगर आपने पेपर में यहाँ तक लिखना है कि एंगुलर मोमेंटम की आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है कि इसमें आपने r और p के क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, फिर आपने p की जगह mvi पुट करना है, फिर उसके बाद आपने v की जगह r ओमेगा पुट करके इसको सिंपली इस फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद है जी
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एक्सेस, इनर्शिया फॉर वाई एक्सिस, इनर्शिया फॉर जेड एक्सिस, ये आपने ये फार्मूला याद रखने हैं। फिर आपने आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड, आई एक्स वाई, आई वाई जेड, आई जेड एक्स, इनका फार्मूला ये आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछते हैं। जब एक्स एक्स की बात होगी यहाँ पे, तो आपने लिखना है वाई आई प्लस जेड आई का स्क्वायर, वाई आई का स्क्वायर प्लस जेड आई का स्क्वायर, ठीक है। जब वाई वाई की बात होगी तब आपने जेड आई का स्क्वायर, एक्स आई का स्क्वायर में, यहाँ पे वाई की बात हो रही है तो आपने जेड एक्स लिखना है, एक्स की बात हो रही है तो वाई जेड लिखना है, जेड की बात होगी तो एक्स वाई लिखना है, ठीक है। इनका स्क्वायर और साथ ही एम आई लिखना है। अब आ जाते हैं आई एक्स वाई, आई वाई जेड एंड आई जेड एक्स। इसमें आपने क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है, ये सम वाला साइन लगाना है, फिर आपने एम आई लगाना है तीनों में। और यहाँ पे देखिए एक्स वाई की बात हो रही है तो एक्स आई वाई आई, वाई जेड की बात हो रही है तो वाई आई जेड आई, जेड एक्स की बात हो रही है तो जेड आई एक्स आई, ठीक है। सिंपल, ये बहुत इजी इसका फार्मूला है। अब आपने लिखना है एल एक्स, एल वाई एंड एल जेड के लिए। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले एल एक्स में आई एक्स वाई, आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, मीन्स कि एक्स को आपने तीनों के साथ लिखना है। और यहाँ पर डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू जेड, ये ओमेगा, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड। जब आपने एल वाई के लिए लिखना है, देन आपने आई वाई के लिए लिख रहे हैं तो पहले वाई एक्स, वाई वाई, वाई जेड, और साथ में यही ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड। जब आई जेड एक्स के लिखेंगे, जेड एक्स, वाई जेड, सॉरी यहाँ पे एक्स जेड होगा, एक्स जेड, ठीक है। फिर वाई जेड, फिर जेड जेड, क्योंकि हम ये जेड के लिए लिख रहे हैं, साथ ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड। ये बहुत इजी है ये सारे फार्मूले, और ये सब आपको आने चाहिए एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद है जी मॉड्यूल नंबर 134। इसमें है एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। इसमें सबसे पहले आपने एल एक्स का वही फार्मूला जो भी हमने देखा है, जिसमें हमने पहले आई एक्स एक्स, फिर आई एक्स वाई, फिर आई एक्स जेड, और साथ हमने ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड लिखा। फिर आपने एल वाई के लिए क्या लिखा था, आई एक्स वाई, आई वाई वाई, आई वाई जेड। फिर आपने आई एक्स जेड, आई वाई जेड, आई जेड जेड। इसमें हमने ये एल एक्स, एल वाई, एल जेड अभी इसका फार्मूला लिखा। साथ हमने देखें ये ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड भी लिखा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ये इस केस में ना कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में आपने इसको मैट्रिक के फॉर्म में लिख देना है। पहले आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई एक्स वाई, आई वाई वाई, आई वाई जेड, आई एक्स जेड, आई वाई जेड, आई जेड जेड। ये लिखने के बाद यहाँ पे आपने ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड लिख देना है। याद रखिएगा, आई एक्स वाई, आई वाई एक्स के इक्वल होता है, आई वाई जेड, आई जेड वाई के इक्वल होता है, आई एक्स जेड, आई जेड एक्स के इक्वल होता है, और जो एल होता है वो आई ओमेगा के इक्वल होता है। ये सिंपल कुछ फार्मूले उन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो पूछ सकते हैं शॉर्ट में एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में लिखे हैं, तो आपने उस फार्मूलों को लिखने के बाद उनको इस मैट्रिक के फॉर्म में लिख देना है। उसके बाद है जी एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को भी हमने डिफाइन किया है कि ये प्रोडक्ट होता है किसका, लीनियर मोमेंटम का और पोजीशन वेक्टर आर का, आर क्रॉस पी, ये भी हम पढ़ के आए हैं। और पी की जगह पे हम इसका फार्मूला लिख देते हैं एम वी, क्योंकि लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी के। ये हमारे पास क्या है, लीनियर एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला। नेक्स्ट है जी एंगुलर मोमेंटम को सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए लिखें, तो हम यहाँ पे सिंपल ये सम वाला साइन लगाने के बाद आर आई क्रॉस एम आई वी आई, बस यहाँ पे आई आई लगा देंगे तो पार्टिकल्स के लिए लिखा जाएगा। फिर इसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रेट टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन एब्सेंस एक्सटर्नल फोर्स। जब भी आपके पास एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जीरो। क्यों देखें, जब उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स ही एक्ट नहीं कर रही, फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो होगी, और इसमें हम वेलोसिटी होती है लीनियर मोमेंटम वेलोसिटी। जब यही जीरो होगी तो इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे वो भी क्या होगा, जीरो होगा। सिंपल आप याद रखें कि जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है तो इसका मतलब चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जीरो। जब हम उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करते तो उसका जो रेट चेंज होता है वो भी क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू टोटल मूवमेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स एक्ट इन सिस्टम। वो ये कह रहे हैं कि जो टोटल उसका एंगुलर मोमेंटम का रेट होता है वो टोटल फोर्सेस के इक्वल होता है। जब कोई फोर्स ही उस पर एक्ट नहीं करेगी तो उसका जो चेंज होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। ये उन्होंने बात नीचे लिखी है, इफ सिस्टम इज आइसोलेटेड देन एन इज इक्वल टू जीरो, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन वो क्या हो जाएगा कि वो जीरो हो जाएगा।
पहले उन्होंने लिखा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है वो टोटल फोर्सेस के इक्वल होता है। जब फोर्स सिस्टम आइसोलेटेड होगा, फोर्स जीरो होगी, देन वो जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट है जी मॉड्यूल नंबर 136। इसमें एक प्रॉब्लम हमें गिवन है, वो है कि मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ, जो चांद है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। सो डैट वी ऑलवेज सी सम फेस ऑफ मून। फर्स्ट फाइंड हाउ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम हमने बताना है, एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ मून विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। हमने स्पिन एंगुलर मोमेंटम बताना है और हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना है इसका, ठीक है। हमें पता है एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है तो एंगुलर मोमेंटम का हमें पता है कि वो आई ओमेगा के इक्वल होता है। जब हम स्पिन की बात करेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की, तो हम यहाँ पर एस एंड एस लगा देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर के लिए मैंने आपको बताया था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो इसके इक्वल होता है, आई इज इक्वल टू 2/5 mr²। वैसे यहाँ पे हमने एम इसके लिए लिखा है क्योंकि हम मून की यहाँ बात कर रहे हैं। वैसे इसका जो आई जो किसके इक्वल होता है, 2/5 mr² इसके इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे हमने कैपिटल एम लिखा है क्योंकि हम मून की बात कर रहे हैं, मैस ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ मैस, तो इसलिए हमने यहाँ पे एम भी लिखा नहीं था कि हम मून की बात कर रहे हैं। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ मून विल बी LS 2/5 mr। देखें अब आपने आई की जगह क्या लिख दिया है, ये 2/5 mr² और साथ ही ओमेगा एस ऐसे ही रहेगा। ये है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और अब करते हैं जिक्र एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। उसमें हमने यहाँ पे L0 लिखना है, L0 क्या शो कर रहा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है। LO इज इक्वल टू R क्रॉस MV। आर को ऐसे लिखा, वी एम को भी ऐसे लिखा। वी आपको पता है किसके इक्वल होता है, आर ओमेगा की, लेकिन यहाँ पे मून की बात हो रही है, ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे नीचे जीरो लगाएंगे, ओ लगाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा mr² ओमेगा नॉट। अब ये आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ गया, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ गया। इन दोनों को आप कर दें डिवाइड, LS/L0। यहाँ पे जो इसका आंसर है वो लिखा, ये 2/5 स्टार्ट में आ जाएगा, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, एम से एम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा RM/R इसका स्क्वायर। बहुत इजी है। सबसे पहले स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाला, फिर आपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाला, फिर इन दोनों के आंसर को डिवाइड करके उनको रिलेट कर दिया। उन्होंने बोला था कि कैसे रिलेट करते हैं ये भी बताना है। ये था हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी मॉड्यूल नंबर 137। इसमें काइनेटिक एनर्जी का आपको पता है कि वो हम टी से उसको शो करते हैं, 1/2 mv² के इक्वल होती है। फॉर रिजिड बॉडी के लिए आपने एनर्जी को कैसे लिखना है, 1/2 mvc का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 IC ओमेगा का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के लिए आपने कैसे लिखना है, ओरिजिन के लिए ये चीज़ जीरो हो जाती है और ये चीज़ इसके इक्वल होता है 1/2 I0 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे नीचे आई के साथ ये नॉट क्यों लिखा है, क्योंकि हमने ओरिजिन की बात कर रहे हैं, तो ओरिजिन के लिए हम यहाँ पे ओ लिखेंगे। I0 इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे क्या आई क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट 2, जब वो किसी भी फिक्स पॉइंट से गुजरते हैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सिंपल से उन्होंने बात लिखी हुई है। यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद रखें, फॉर रिजिड बॉडी एंड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, बस ये 3 फार्मूला याद रख लें। नेक्स्ट है जी अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, इसका क्या फार्मूला होता है। अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस का फार्मूला होता है 1/2 mv0 का स्क्वायर, फिर 1/2 IXWX का स्क्वायर, 1/2 IYWY का स्क्वायर प्लस 1/2 IZWZ का स्क्वायर। मीनिंग के प्रिंसिपल एक्सिस में हम एक्स एक्सिस को भी लेंगे, वाई एक्सिस को भी लेंगे, जेड एक्सिस को भी लेंगे और सिंपल जो इसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का वो भी लेंगे। यहाँ पे जस्ट हमने IC लिख दिया था, ठीक है। जब रिजिड बॉडी का लिखा था तो 1/2 IC ओमेगा स्क्वायर, 1/2 MVC का स्क्वायर, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस में आपने ये तीनों भी लिखने और साथ ये भी लिखना है, ठीक है। और एक जगह पे आके जब वो ग्राउंड पे होता है, ग्राउंड के लिए ये होती है ना 1/2 mv0 का स्क्वायर, ये जीरो हो जाती है। जस्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए काइनेटिक एनर्जी होती है वो इन तीनों के इक्वल आ जाती है, ठीक है। ये देखें काइनेटिक एनर्जी वैनिश हो जाती है कहाँ पे, ग्राउंड में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हम जीरो लिखेंगे और बाकी ये 3 हमारे क्या हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनेगा अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट है जी हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट गिवन लाइन। कोई भी आपके पास एक लाइन है, उसके लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, IIMIDI का स्क्वायर। सबसे पहले आपने ये लिख लेना है, उसके बाद ठीक है EI, बस आपने ये मैट्रिक लिखना है वहाँ पे IJK, ये हम इसमें लिखते हैं, एक्स एक्सिस में हम लोग लिखते हैं यहाँ XI YI ZI, और यहाँ पे याद रखिएगा कि अबाउट
गिवन लाइन हम यहाँ पे एक लैम्डा लेते हैं, एक म्यू लेते हैं और एक वी लेते हैं। हम खुद से सपोज करते हैं आई जे के पहले आपने लिखना है, फिर आपने लैम्डा म्यू वी एक्स आई वाई आई एन जेड आई। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट बस आप ये थोड़ा बहुत इसको अपने माइंड में रख लें। अगर पेपर में आ जाए तो लिख लीजिएगा, वरना ये नहीं आता। मॉड्यूल नंबर 139 में ये 3 to 4 पेजेस पे ये वाला मॉड्यूल जा रहा था, तो इतना लेंथ ये भी नहीं आ सकता, तो इसको भी करना भी वेस्ट ऑफ टाइम है। बस इतना याद रखिएगा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिजिड बॉडी सर्कुलर कोन के लिए जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। बस ये एमसीक्यूज़ के लिए थोड़ा बहुत याद रख लें। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 140 में भी बहुत ज़्यादा लेंथी था और उसमें कोई खास नहीं था, पेपर में आने वाला बिल्कुल कुछ भी नहीं था। बस ये एक फार्मूला था जो उन्होंने लिखा हुआ था, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया एक लैम्डा आपने लेना है, एक आपने म्यू लेना है और एक आपने वी लेना है। यहाँ पे लैम्डा का स्क्वायर, म्यू का स्क्वायर, वी का स्क्वायर, I11 I22 I33। फिर जब आपने I12 I23 I31 इनको लेना है तो आपने यहाँ पे 2 म्यू लैम्डा, 2 म्यू वी एंड 2 वी लैम्डा, इन तीनों को लेना है, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर, म्यू स्क्वायर, वी स्क्वायर, I11 I22 I33। फिर जब म्यू और लैम्डा की बात होगी तो यहाँ पे हम 1 2 लेंगे, म्यू और वी की बात होगी 2 3, म्यू वी और लैम्डा की बात होगी तो 3 1, ठीक है। ये बहुत ईजी है, इसको देखकर आप ही ईजीली ये लिख सकते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। होप्स आपको इसकी समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको वहाँ से रिप्लाई मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।